10th क्लास साइंस। तो देखो अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें से मैंने पहले बता दिया था कि जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसका डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो तुम लोगों को कम से कम 2-3 बार बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था कि वो डायग्राम तुम लोगों के रजिस्टर पर बना हुआ होना चाहिए। खैर, बनाया है या नहीं बनाया वो तुम लोगों की है, ठीक है। बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा समझते हो ना, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर नहीं बनाया तो। खैर तो मैं टेस्ट में 1-2 बार दे दूंगा और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। खैर, मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर माउथ से, और एंडिंग कहां पर होती है? एनस पर। ये मैंने तुम्हें डायग्राम में थोड़ा सा दिखाया था। जब हम फूड को लेते हैं, सबसे पहले फूड को कहां से लेते हैं, किसके थ्रू लिया जाता है? माउथ, जो कि ब्यूकल कैविटी के अंदर होता है, या फिर हम कह सकते हैं माउथ को ही क्या बोला जाता है? ब्यूकल कैविटी। अगर जिसके पास इस समय एनसीईआरटी है तो बढ़िया है, एनसीईआरटी खोल लो और ह्यूमन डाइजेशन वाला डायग्राम निकाल लो। हालांकि मैं कुछ चीजें भी दिखा दूंगा। तो ब्यूकल कैविटी, तो ब्यूकल कैविटी मतलब माउथ। इसके ठीक नीचे क्या होता है? फेरिक्स। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, लिखना कुछ नहीं, केवल सुनना है। ब्यूकल कैविटी के ही नीचे एक कोनिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोन जैसा। अभी मैं दिखा दूंगा फिगर में, अगर जिसके पास बुक है तो तुम देख सकते हो। माउथ के ठीक नीचे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल, उसको हम बोलते हैं फेरिक्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है फेरिक्स। तो देखो इसके अंदर जो एन मैंने बोला नहीं है, एन हमारा क्या होता है? साइलेंट, केवल इसको पढ़ते हैं फेरिक्स। एन नहीं होता, कभी फेरिनेक्स बोलो। फेरिनेक्स नहीं बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है? फेरिक्स। फेरिक्स के बाद तुम अपने डायग्राम में देखो एक पतली सी ट्यूब जा रही है गर्दन के थ्रू नीचे से, एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब है ना, इस लॉन्ग ट्यूब को बोला जाता है ईसोफेगस। इस पतली सी लंबी सी ट्यूब को क्या बोला जाता है? ईसोफेगस। और ध्यान से देखो ये पतली सी ट्यूब बिल्कुल एंड तक जा रही है और एक गोल जैसा स्ट्रक्चर है जे शेप का, इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, जे शेप टाइप का। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ होगा स्टमक। कोई बात नहीं, अभी केवल ध्यान से सुनो, अगर किसी के पास बुक या डायग्राम नहीं है तो देखो। शुरुआत फूड की कहां से होती है? माउथ से, जिसको हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं। माउथ के ठीक नीचे कौन सा ऑर्गन होता है? फेरिक्स। फेरिक्स के बाद ये फूड धीरे धीरे नीचे जाता है और किसके थ्रू जाता है? ईसोफेगस के थ्रू। बाद में फूड किसके अंदर चला जाता है? स्टमक में। स्टमक के अंदर ध्यान रखना, जैसे जैसे फूड आगे जा रहा है ना, स्टमक में जा रहे हैं, तो स्टमक में जाते जाते फूड धीरे धीरे क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। ध्यान रखना, जब फूड हमारे माउथ में होता है, सबसे पहले कहां पर जाता है? माउथ में। तो जब फूड हमारे माउथ में होता है तो उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे दांत या मुंह के अंदर जो जो एंजाइम्स होते हैं, अभी मैं बता दूंगा एंजाइम्स क्या होते हैं और मुंह के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा। अभी तो मैं तुम्हें ऑर्गन बता रहा हूं कि कौन कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है वो अभी हेडिंग आएगा तब एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा कि कैसे हेल्प करता है, ऑर्गन का नाम क्या है और वो क्या काम करता है, बस ये समझ लो। तो देखो जब फूड हमारे माउथ में होता है तो तुमने देखा होगा जब हम दांत से खाने को चबाते हैं तो धीरे धीरे जो फूड होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। मतलब हमारे मुंह में जब कोई फूड जाता है तो वो फूड का कैसा सब्सटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मतलब हैवी। लेकिन माउथ के अंदर थोड़ा बहुत ये सब्सटेंस कैसा हो जाता है? सिंपल बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर ये फूड ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक में जाकर थोड़ा और डाइजेस्ट हो जाता है। मैं फिर से वही बोलूंगा, स्टमक के अंदर जब फूड जाकर रहता है लगभग 2.5-3 घंटे तक फूड हमारे स्टमक में रहता है, तो स्टमक के अंदर भी ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। अब स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर से मैं वही कह रहा हूं। अब बात आ रही है आगे, स्टमक के बाद अगला अपनी फिगर के अंदर देखो, एक वर्ड तुम्हें और मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्या वर्ड मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर होता है फाइनल डाइजेशन, फूड का कंप्लीट। कई बार एक नंबर में आया है, उस ऑर्गन का नाम बताओ जहां पर फूड कंप्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। तो तुम्हें बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगी। ये छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है हिंदी में छोटी आंत। खैर हिंदी में क्या बोला जाता है इसको छोड़ो। ये देखो कि फूड का बेशक कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन ये अकेले नहीं कर पाती। इसकी पूरी पूरी हेल्प कौन करता है? लीवर। ध्यान रखना, लीवर कैसे हेल्प करता है ये भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं चलो तुम्हें एक आइडिया दे देता हूं। लीवर के अंदर बनता है वाइल्ड जूस। कौन सा जूस बनता है? वाइल्ड जूस। अब देखो वाइल्ड जूस कौन से कलर का होता है, ये क्या काम करता है और ये किसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, वो सारी बातें मैं अभी नहीं बता रहा। लीवर के अंदर बनता है वाइल्ड जूस और वो वाइल्ड जूस किसके अंदर ट्रांसफर करता है? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये वाइल्ड जूस मिलता है, कई बार एक नंबर में पूछा गया है उस ऑर्गन का नाम बताओ जो वाइल्ड जूस बनाता है, लीवर। उस ऑर्गन का नाम बताओ जो वाइल्ड जूस को लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ध्यान रखना, लीवर का काम केवल सिक्रीट करना है, बनाना है, भेजना नहीं है। भेजने का काम तो कोई और ऑर्गन कर रहा है। अपनी बुक में देखो एक वर्ड लिखा हुआ होगा गोल ब्लेडर। छोटी सी अजीब सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से बना हुआ होगा तुम्हारी बुक की फिगर में। अगर जिसके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैं तुम्हें प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा। अभी केवल ऑर्गन के नाम ध्यान रखो, ऑर्गन का क्या काम होता है इस चीज को सुनो ध्यान से। 5-6 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, उसके बाद एक वीडियो दिखाई जाएगी और तुम्हारा तुरंत सारे ऑर्गन याद हो जाएंगे। बिना लिखे बिना समझे तुम्हें तुरंत ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो कई बार लीवर अपना वाइल्ड जूस किसके थ्रू भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? गोल ब्लेडर। इसका मतलब ये काम करती है वाइल्ड जूस को लीवर से कहां पर पहुंचाने में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को अकेले डाइजेस्ट नहीं करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को सारा क्रेडिट मत दो, सारी मेहनत इसकी नहीं है। ये तो बैठकर आराम कर रही है, सारा काम कौन कर रहा है? लीवर। और एक और ऑर्गन है अपनी ही बुक के अंदर देखना, पैनक्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हालांकि लीवर भी कुछ कम नहीं है लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, पैनक्रीज। अब मैं बताता हूं पैनक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे हेल्प करती है। पैनक्रीज को कोई जरूरत नहीं है अपना सब्सटेंस इसमें भेजने की, वो डायरेक्ट भेजती है, उसको किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। जैसे लीवर किसकी हेल्प लेता है? गोल ब्लेडर की। नहीं, पैनक्रीज किसी की हेल्प नहीं लेती। पैनक्रीज डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। पैनक्रीज बनाती है पैनक्रिएटिक जूस। अब ये जूस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस चीज में काम करता है, फूड में कैसे मदद करता है, ये सारी बातें मैं अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये अपना सिक्रीशन इसमें भेजता है, ये अपना सिक्रीशन इसके अंदर भेजता है। सिक्रीशन मतलब जो भी इन्होंने अपना सब्सटेंस बनाया है वो चीज। सिक्रीशन का मतलब होता है जो भी ये सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीट कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं। तो अपना बनाया हुआ सब्सटेंस ये दोनों मिलकर किसको देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट। अकेले कुछ नहीं करता। इसकी सहभागिता किसके साथ होती है? पैनक्रीज के साथ। इसकी सहभागिता किसके साथ होती है? लीवर के साथ। कहने का मतलब ये कि असली पिक्चर का हीरो ये नहीं है, असली हीरो के पीछे कौन बंदे बैठे हुए? लीवर और पैनक्रीज। असली पिक्चर तो ये चला रहे हैं, ये तो केवल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सारा काम इसकी जगह हो रहा है। ये डाइजेशन का काम फाइनली हो कहां रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। अपनी फिगर में देखो साइड में काफी बड़ा सा लग रहा है ना? डाइजेशन के बीच में तो काफी रस्सी सी लिपटी हुई थी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी उलझी हुई होती है। और साइड में देखो चौड़ी सी दिखाई दे रही है एक लाइन, उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैं वीडियो में दिखा दूंगा, प्रॉपर समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बेशक डाइजेस्ट हो रहा है। अब ये जो जरा सोचो,
अगर फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता तो बात ही कुछ और थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत सब्सटेंस या थोड़ा बहुत फूड सब्सटेंस अनडाइजेस्ट रह जाता है, तो ध्यान रखना वो अनडाइजेस्टेड फूड, ध्यान से सुनो, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहां पर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ध्यान से देखो अपनी फिगर में, लार्ज इंटेस्टाइन कहां पर आके खत्म हो रही है? एनस पर। फिगर में देखो नीचे लास्ट में रेक्टम के बाद एनस दिखाई दे रहा होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये अनडाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर होके कहां से बाहर चला जाता है? पानी में मिलकर एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये प्रोसेस चलता है न्यूट्रिशन का ह्यूमन बीइंग में। मैंने अभी डाइजेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम्हें डाइजेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैंने दे दी है। अब पहले हर एक ऑर्गन की एक एक डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर ऑर्गन कैसे काम करते हैं वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ए पॉइंट नोट के अंदर लिखना, मैंने एलिमेंट्री कैनल की डेफिनेशन तो लिखवा दी थी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल की डेफिनेशन लिखवा रखी है। अब तुम्हें नोट में लिखना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत कहां से होती है? माउथ से। तो सबसे पहले तुम्हें माउथ के लिए ही लिखना है, तो लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट माउथ, तो लिखो माउथ के लिए बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, लिखो इट लीड्स टू, बोर्ड पे लिखा हुआ है लीड्स। लीड्स का मतलब ये होता है माउथ कहां पर मिलता है जाकर? ब्यूकल कैविटी में। कैविटी का मतलब होता है होल, छेद, मतलब माउथ की एंडिंग कहां पर होती है जाकर? ब्यूकल कैविटी के अंदर। लिखो इट लीड्स टू ब्यूकल कैविटी। देखो कभी भी ये ऑर्गन डायरेक्ट नहीं आए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट डू यू मीन बाय ईसोफेगस, डिफाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफाइन स्टमक, ऐसा कुछ नहीं आया है। ये ऑर्गन में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें नॉलेज हो जाए कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गन अप्लाई होते हैं। अगर आ गया तो एक नंबर में, फिर कैसे करेंगे, इसलिए। तो लिखो इट लीड्स टू ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, इट लीड्स टू ब्यूकल कैविटी, इट लीड्स टू ब्यूकल कैविटी। अगला लिखते हैं, मैंने बताया था माउथ के ठीक नीचे कौन सा ऑर्गन होता है? फेरिक्स। ये वाला ऑर्गन शायद तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, है ना। बेशक तुम्हारी बुक में उसको मार्क नहीं कर रखा है फेरिक्स को, लेकिन बुक में देखो माउथ के नीचे कोनिकल हिस्सा होगा, कोन जैसा, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है माउथ के ठीक नीचे, ब्यूकल कैविटी के ठीक नीचे। जिसको मिल रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा तुम्हें सब दिखाई दे जाएगा। तो फेरिक्स में लिखो इट इज अ शॉर्ट कोनिकल एरिया। मैं फेरिक्स पर इसलिए जोर दे रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना डाइजेस्टिव जूस तो मैं बताऊंगा फेरिक्स कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में। मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है ना, जो हमारी लार बनती है मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स मेनली कौन बनाता है? फेरिक्स बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि मैं डाइजेशन में बताऊंगा। तो लिखो इट इज अ शॉर्ट कोनिकल एरिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है एरिया, इट इज अ शॉर्ट कोनिकल एरिया दैट लाइज, जो कहां पर लाई करता है? माउथ के नीचे, दैट लाइज आफ्टर द माउथ कैविटी, दैट लाइज आफ्टर द माउथ कैविटी, आफ्टर द माउथ कैविटी। हाँ तुम बिलो माउथ कैविटी भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, माउथ के नीचे। कई बार आफ्टर का मतलब भी यही होता है, आफ्टर का मतलब ये भी हो जाता है पीछे, है ना, माउथ के पीछे या माउथ के नीचे, एक ही बात है। अब अगला ऑर्गन लिखो ईसोफेगस। तो ध्यान रखना जब हम ईसोफेगस की स्पेलिंग की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत ई से नहीं होती है, ओ से होती है, यहाँ पर ओ साइलेंट होता है। तो लिखो ईसोफेगस के लिए ईसोफेगस। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, जैसा कि तुम्हें फिगर में दिखाई दे रही है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है ना। तो लिखो इट इज अ लॉन्ग नैरो
इट इज अ लॉन्ग नैरो, नैरो मतलब लंबी पतली, इट इज अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, है ना, मसल्स ऑर्गन की बनी होती है, मस्कुलर ट्यूब। और जो कहां पर जा रही है, स्टमक में। बताओ ये ट्यूब कहां पर जाकर खत्म हो रही है, स्टमक में। बुक खुली भी होनी चाहिए, जिसके पास बुक है और वो डायग्राम निकाल के रखा हुआ होना चाहिए, तभी ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि वीडियो में अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं तुम्हें फिगर दिखाऊंगा लेकिन उसमें 2-3 मिनट का टाइम है, तो उससे बढ़िया रहेगा कि तुम लोग के पास फिलहाल बुक हो। इट इज अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब विच लीड्स टू अ स्टमक, जो कहां पर जाकर लीड करती है, कहां पर जाकर मिलती है, स्टमक में। विच लीड्स टू स्टमक, लीड्स की स्पेलिंग मैंने पहले ही लिखवाई थी, माउथ में लिखवाई थी, विच लीड्स टू द स्टमक। तो स्टमक में जाकर ये मिलती है। अब अगली बारी आ रही है स्टमक की। तो देखो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनल के कुछ ऑर्गन हम रीड कर रहे हैं, सारे ऑर्गन नहीं पढ़ रहे हैं। अगला ऑर्गन लिखो स्टमक। मैं वही ऑर्गन पढ़ा रहा हूं जो फिलहाल यहां पर नोटेड है। तो स्टमक के लिए लिखो, सिंपल भाषा में स्टमक का मतलब होता है पेट। कहते नहीं मेरा पेट निकल रहा है, लेकिन पेट तो वो इस चीज को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टमक एक छोटा सा ऑर्गन है अंदर की साइड, अमाशय बोलते हैं इसको हिंदी में, उधर। खैर, तो मुझे बताओ, देखो ऊपर से ईसोफेगस आ रहा है, लेकिन तुमने गौर करा होगा, बेशक ये ईसोफेगस स्टमक में जाकर मिल रहा है, लेकिन उससे पहले एक पतली सी लाइन देखी तुम लोगों ने अपनी बुक में, इस तरह से देखो, ये पतली सी लाइन देखो जरा, और मुझे देखकर बताओ इसका नाम क्या दे रखा है। तो तुम्हें ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, इस पतली सी लाइन का नाम दे रखा है, कुछ लोग पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए मैं पढ़ देता हूं। तो देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ना वहां पे, इसको पढ़ते हैं डाइफ्राम। क्या बोलते हैं, डाइफ्राम। जी साइलेंट होता है, फ्रैगम नहीं पढ़ते, फ्रैगम नहीं है ये, डाइफ्राम है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है जो स्टमक होती है वो डाइफ्राम के नीचे होती है या डाइफ्राम के ऊपर होती है। अब मुझे बताओ, स्टमक डाइफ्राम के नीचे है या ऊपर है, नीचे है ना। तो ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर लगभग कैसा दिख रहा है, जे नहीं लग रहा, जे, इसकी डेफिनेशन में यही आएगा, इट इज द जे शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप का होता है। और ये कहां पर लाई करता है, बिलो द डायफ्राम। और लीवर के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, तो तुम खुद देख सकती हो, ये लीवर के लेफ्ट साइड में, लीवर इस साइड होता है और ये उस साइड है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो, इट इज द जे शेप्ड स्ट्रक्चर बिलो द डायफ्राम लेफ्ट साइड। बन गई डेफिनेशन, ध्यान से सुनो, फिगर दिखाई दे रही है, डेफिनेशन बन जाएगी। कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप, किसके नीचे है, डायफ्राम के नीचे, किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो देखो, स्टमक इज अ ऑर्गन ऑफ जे शेप्ड स्ट्रक्चर बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लिखो डेफिनेशन। तो स्टमक के लिए लिखो, इट लाइज बिलो द डायफ्राम, मतलब ये किसके नीचे एग्जिस्ट करता है, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है और तुम्हारी बुक में भी है। इट लाइज बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड, इट लाइज बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, एंड इट इज जे शेप्ड, ऐसे लिखना है, एंड इट इज जे शेप्ड। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप जैसा। मैंने पहले बताया था, फूड माउथ में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने लगता है, ईसोफेगस के थ्रू जब ये फूड हमारी स्टमक में आता है तो स्टमक में आकर थोड़ा सा और डाइजेस्ट होता है। लेकिन कितनी देर तक फूड रखा रहता है पेट के अंदर, स्टमक में कम से कम 2.5-3 घंटे के लिए फूड पड़ा रहता है, और बाद में ये फूड कहां पर ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब इसी डेफिनेशन में लिखना है, लिखो। तो कई बार पूछा गया है स्टमक में आने पर, एक नंबर में ध्यान से सुनना, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आया है, क्या स्टमक में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, तो तुम्हारा आंसर होएगा नहीं।
यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और अगर यहीं पर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता? फिर पूरी तरह से डाइजेशन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर नहीं होता है। हालांकि मैंने डाइजेशन नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन मैंने हल्की फुल्की बातें बताई थी अभी, ठीक है। तो मैं यही बातें रिपीट जरूर करूंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, डाइजेशन। अभी तो केवल ऑर्गन पढ़ रहे हैं हम। तो इसी में लिखो, द फूड इज स्टोर्ड। स्टोर्ड का मतलब होता है रखा होना, मतलब ये फूड किसके अंदर रखा होता है? स्टमक के अंदर। द फूड इज स्टोर्ड एंड पार्टली डाइजेस्टेड। बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्टली। पार्टली का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ये पेट के अंदर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? डाइजेस्ट। जब तक ये स्टमक में रहता है तब तक थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या हो चुका होता है? डाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड and partly digested in the stomach and partly digested in the stomach। तो स्टमक के अंदर ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइनल और कंप्लीट डाइजेशन किस ऑर्गन में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बढ़ो आगे, फिर लिखो ई, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्पेलिंग का ध्यान रखना, हालांकि आसान स्पेलिंग है काफी, तुम बोर्ड पे देख सकते हो। लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, पहले मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। फिगर में तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन चारों ओर जो मोटी वाली है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो उलझी हुई सी, ऐसा नहीं लग रहा रस्सी उलझी हुई है ना? ये रियल में ऐसी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इतनी लंबी ट्यूब होती है कि इतनी लंबी ट्यूब को सीधा रखना पेट में, पूरे शरीर में बड़ी दिक्कत है, इसलिए इसको गुड़मुड़ करके रखा जाता है। इसलिए एक वर्ड आता है कि ये कैसी ट्यूब होती है? कॉन्वोल्यूटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब जो उलझी हुई है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, उलझी हुई होती है, मतलब मुसोड़ कर हमने फिट कर रखी है अपने अंदर बस। तो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा डीपली दिखाता हूं। ये फिगर देखो जरा। तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है। तुम देख सकते हो, ये जो बीच में दिखाई गई है, ये पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो साइडों में लगी हुई है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो तुम देख सकते हो, इसको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्यों कहा जाता है? कॉन्वोल्यूटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ी होती है और इतने हिस्से में रखनी है, तो ये स्ट्रक्चर काफी उलझा हुआ होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल होता है। ठीक इसके ऊपर ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला पार्ट हमारा स्टमक है और ये हमारा पैनक्रीज है। इसके बारे में मैं डाइजेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। और ये जो ऊपर इतना बड़ा सा दिख रहा है पहाड़ जैसा, ये हमारा क्या है? लीवर। लीवर का मेन रोल होता है डाइजेशन में, क्योंकि ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। अभी मैंने बाइल जूस के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ये बात आएगी तुम्हारी डाइजेशन में। तो तुमने देखा कि किस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में फिट हुई भी होती है, बस जैसे तैसे हमने क्या कर रखा होता है, उसको फिट कर रखा होता है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चारों ओर जो उसके लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोटी होती है। ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। लार्ज बस इसलिए वर्ड बोला गया है क्योंकि वो चौड़ी है, मोटी है। तुमने देखा था ना, लार्ज इंटेस्टाइन मोटी है और स्मॉल इंटेस्टाइन पतली है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी बहुत होती है। तो कई बार एक नंबर में आया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। तो ध्यान रखना, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में 9 मीटर की मिलती है, कुछ बुक्स में तुम्हें 11 मीटर की पता चलेगी, कुछ एनसीईआरटी में 7.5 मीटर की मानी जाती है। तो आंसर कुछ भी लिखो सही होगा, 7.5 मीटर, 9 मीटर या 11 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिफरेंट होती है बुक्स के हिसाब से। अब सही क्या है वो तो बाद में पता चलेगा जब हम अपना खोल कर देखेंगे, ठीक है, जब तक तो देर हो जाएगी। खैर, तो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए अब हम थोड़ी सी बातें लिखेंगे। तो ये कैसे ट्यूब होती है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कॉन्वोल्यूटेड मतलब उलझी हुई, तो लिखो। और कॉन्वोल्यूटेड मतलब एक और होता है उलझी हुई या फिर ट्विस्टेड। ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, मतलब मोड़ तोड़ लगे हुए होते हैं, इस पर दुनिया के मोड़ रखे होते हैं हमने,
ट्विस्टेड हुई हुई है पूरी। तो लिखो इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन मेन पार्ट होते हैं। पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई भी होती है, तीन पार्ट में। उन तीन पार्ट को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, ना तो यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ना डाइजेशन में और ना ही पूरे चैप्टर में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वो तीन पार्ट एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिलेबस में इतना अंधाधुंध नहीं है, हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उन तीन पार्ट के नाम जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में क्या पता आ जाए। राइट डाउन द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स इट कैन बी पॉसिबल, आ सकता है। तो इट इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लिखो विच डिफरेंशिएट्स इनटू 3 एरिया, विच डिफरेंशिएट्स इनटू 3 एरिया। तो नाम बहुत बढ़िया है, तो ध्यान से लिखना। लिखो 3 एरिया। पहला एरिया है ड्यूडेनम, तो स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं। अगला है जेजुनम। कौन सा? जेजुनम। नाम पे हंसने की जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़े फनी से नेम है, लेकिन ठीक है। और अगला बढ़िया आइलियम। तो देखो प्रोनाउंसिएशन मेरी डिफरेंट हो सकती है, बाकी तुम लोगों के स्कूल में जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएट करें, मेरे हिसाब से ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में क्या डिवाइड हुई भी होती है, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से जो फूड होता है वो माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। देखो सबसे पहले फूड लिया माउथ यानी कि ब्यूकल कैविटी, माउथ से फेरिक्स और फिर वो पतली सी ट्यूब में चला जाता है ईसोफेगस में। फिर ये फूड कहां पर जाता है? स्टमक में। और स्टमक के बाद फाइनली ये फूड कहां पर डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो कहां भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लिखो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जितना भी वेस्ट मटेरियल बचा है, वो बाहर करना भी तो जरूरी है। और बाहर करने का काम कौन सी इंटेस्टाइन करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगला और लास्ट ऑर्गन तुम्हें लिखना है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट ऑर्गन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद है ना डाइजेशन शुरू हो जाएगा। मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना बताया अभी तक, मैंने ये जरूर बताया कहां पे कैसे डाइजेशन होता है, लेकिन कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स करते हैं, किस ऑर्गन में कौन सा एंजाइम बनता है और उस एंजाइम का क्या काम होता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कौन सा एंजाइम बनाता है, स्टमक में कौन सा एंजाइम बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम बनता है, वाइल जूस क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, ये सब क्या करते हैं। तो मैंने इतने सारे पार्ट्स बताए, लेकिन तुम्हें सिर्फ नाम सुने हैं, अभी इनका काम नहीं सुना ना, काम आएगा डाइजेशन में, क्योंकि अभी मैंने सुनाया ही नहीं है। तो पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एक लाइन लिख लेते, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते। तो लिखो, तो मुझे बताओ बेशक ये छोटी होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है लंबाई में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है बट पतली है, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है लेकिन मोटी है। तो लिखो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इट इज मच शॉर्टर। शॉर्टर मतलब छोटी होती है, इट इज मच शॉर्टर एंड वाइडर। वाइडर का मतलब चौड़ी होती है, और किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी, ये दोनों खासियत किसके अंदर होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज मच शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज मच शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, तो लिख लेते हैं, बाई चांस ये भी एक नंबर में आ जाए तो लिखो इट इज डिफरेंशिएटेड
डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है डिवाइड हुई भी होती है। कितने पार्ट में डिवाइड हुई भी होती है? 3 में। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, इट इज डिफरेंशिएटेड। खुद से स्पेलिंग लिखो तो बढ़िया रहेगा। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। तो 3 एरिया में ये डिवाइड हुई भी होती है, और उन 3 एरिया का अगर पेपर में नाम पूछा जाए तो उसके लिए तुम उन 3 एरिया के नाम लिख सकते हो। तो लिखो, पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। बोर्ड पे स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है। सीकम ऐसे लिखते हैं, सी बोलेंगे, ए ई साइलेंट है, कम, सीकम। ए को लिखो सेकंड, कोलोन। कोलोन बोलो या इसको कोलन बोलो, एक ही बात है। तीसरा पार्ट और लिख लो लार्ज इंटेस्टाइन का, तुम्हें मालूम ही है इस लार्ज इंटेस्टाइन का एनस से पहले देखो एक पार्ट लिखा हुआ है रेक्टम। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, तो लिखो रेक्टम। जो एनस है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, रेक्टम की एंडिंग हो जाती है एनस पर जाकर, लेकिन एनस लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। तो ये सिर्फ 3 पार्ट होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हैं। तो देखो, बेशक तुम्हें ये सारे पार्ट समझ में आ गए, जिसके पास बुक थी उसे और अच्छे से आ गए होंगे। तो थोड़ा सा अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारे पार्ट्स मिलकर किस तरह से काम करते हैं न्यूट्रिशन लेने में। ठीक है, तो अगर थोड़ा समझ लेंगे वीडियो में तो बढ़िया रहेगा। तो एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत होती है माउथ से। तुम देख सकते हो जब हम फूड को लेते हैं तो फूड का सबसे पहला स्टेज एंट्री कौन सी होती है? माउथ। माउथ के अंदर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होने लग जाता है, और माउथ के अंदर जब हम इस फूड को लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है, जब मैं तुम्हें डाइजेस्टिव जूस में पढ़ाऊंगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या काम करता है। तो बेसिकली माउथ यानी कि जिसको हम और क्या कहते हैं? ब्यूकल कैविटी। तुम देख सकते हो स्क्रीन पर, इसको और क्या बोला जाता है? ब्यूकल कैविटी। तो इसके अंदर फूड धीरे धीरे रसीला होने लगता है, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के छोटे छोटे सब्सटेंस हो जाते हैं। क्योंकि माउथ के नीचे ये जो तुम्हें कॉनिकल पार्ट दिखाई दे रहा है, कोन जैसा, इसको हम बोलते हैं फेरिक्स। फेरिक्स के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस बनता है, जो कि मैं फिर से तुम्हें डाइजेशन के अंदर पढ़ाऊंगा, जब फूड का डाइजेशन कैसे होता है तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जब माउथ के बाद आगे बढ़ता है फूड, तो तुम देख सकते हो ये पतली सी जो ट्यूब जा रही है नीचे की तरफ, ये चीज, तो ये पतली सी ट्यूब होती है हमारी ईसोफेगस। मतलब माउथ के बाद ये फूड कहां पर ट्रांसफर होता है? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस हम कहते हैं इस पतली सी ट्यूब को, और धीरे धीरे फिर ये फूड ट्रांसफर होके नीचे जाता है। तुम देख सकते हो जो ऊपर से ईसोफेगस की एक पतली सी ट्यूब आ रही थी, वो यहाँ पर इस बड़े से पार्ट के अंदर मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक। नॉर्मल भाषा में बोले तो मनुष्य का ये पेट होता है, मतलब जहां पर फूड आगे का डाइजेशन करेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो फूड माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी का डाइजेशन होता है स्टमक में। स्टमक में ये फूड और भी ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में बनता है, और स्टमक के बाद ये फूड फिर आगे ट्रांसफर होता है। तुम देख सकते हो स्टमक कहां से कनेक्ट हुई भी है, नीचे की साइड से आ रही है, और ये तुम्हें उलझी हुई सी एक रस्सी सी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उलझी हुई रस्सी रखी हुई है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी छोटी आंत। यहाँ पर हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, मतलब फूड स्टमक से ट्रांसफर होके इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और यहाँ पर हमारा फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को पूरी तरह से अकेले डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फूड को अकेले डाइजेस्ट कर ले।
ये वाला स्ट्रक्चर होता है पैनक्रेस, और वो होता है गोल ब्लेडर। वो ठीक लीवर के ऊपर लगा हुआ होता है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये हमारा है लीवर, और लीवर के ऊपर लगा हुआ होता है गोल ब्लेडर। इसका काम क्या होता है डाइजेशन में, मैं डाइजेशन के अंदर ही बताऊंगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये पार्ट्स कैसे डाइजेशन करते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें केवल पार्ट्स बताए हैं और पार्ट्स का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सा एंजाइम बनता है, कौन कौन सा डाइजेस्टिव जूस बनता है। जो तो तुमने देखा कि किस तरह से हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है फूड को ट्रांसफर करने का आगे की तरफ, और वो कैसे काम करते हैं हमने ये भी अच्छे से समझ लिया। अब जरूरत है डाइजेशन की। तो देखो जब डाइजेशन की बात हो रही है तो डाइजेशन के लिए तो देखो स्टार्टिंग होती है डाइजेशन की। तुम देख सकते हो ये जो हल्का सा फूड पार्टिकल दिखाया गया है किस तरह से ये नीचे जा रहा है, और इसने शुरुआत कहां से करी है, माउथ से। तो देखो माउथ से ये घूमते हुए धीरे नीचे की तरफ जाएगा, और तुम्हें मालूम है ये कौन से पार्ट में एंटर करेगा, ये ईसोफेगस की हेल्प से नीचे जा रहा है। फूड पार्टिकल काफी हल्का दिखाया गया है लेकिन फिर भी प्रॉपर दिखाई देगा तुम्हें। तुम देख सकते हो ये जो छोटा सा सब्सटेंस है ये हमारा फूड पार्टिकल है। मतलब एनिमल बॉडी के अंदर अब माउथ के जरिए ईसोफेगस के थ्रू ये फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है। और अब तुम देख सकते हो ये फूड पार्टिकल कहां पर एंटर कर गया है, ये फूड पार्टिकल हमारा आ गया है स्टमक के अंदर, और स्टमक के थ्रू ये फूड पार्टिकल किसके अंदर आता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो इतनी उलझी हुई सी लेयर अभी दिखाई गई थी वो क्या थी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो सबसे पहले फूड पार्टिकल की शुरुआत किसके अंदर होती है, ब्यूकल कैविटी में। यहां पर हमारी ब्यूकल कैविटी में फूड पार्टिकल की शुरुआत होती है, और फिर ये इसके बाद फूड एंटर करता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से ये फूड फिसलता हुआ धीरे धीरे ये फूड पार्टिकल फिसलता हुआ कहां पर एंटर करता है, स्टमक में, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं पेट। और देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी एंट्री होती है, और रेक्टम और एनस, तब ये फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। डाइजेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स बनाए गए हैं, वो ग्लैंड कैसे डाइजेशन में काम करता है हमें ये पढ़ना है। तुम्हें याद होगा मैंने अभी जो पार्ट्स पढ़ाए थे तो पार्ट्स में लीवर आया था। लीवर क्या बनाता है, वाइल जूस। कोई बात नहीं अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, लीवर कौन सा जूस तैयार करता है, वाइल जूस। लीवर एक ग्लैंड है। स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर भी कुछ जूस बनाए जाते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प। स्टमक भी एक ग्लैंड है। माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा, और सलाइवा कौन से ग्लैंड में बनता है, ये भी एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले खाने की शुरुआत होती है माउथ से, और माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। और सलाइवा कौन से ग्लैंड में बनता है, इसके नाम में ही है सलाइवरी ग्लैंड। अब देखना ये कि माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवा को नॉर्मल शब्दों में कहते हैं लार। ये जो माउथ की लार निकलती रहती है, थोड़ी फनी लैंग्वेज में बोले तो थूक, ठीक है, लार। तो ध्यान रखना ये सिर्फ लार नहीं होती, इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने को कैसा बना देते हैं, लसलसीला, ठीक है। उसको अच्छे से क्या कर देते हैं, च्युई कर देते हैं। च्युई मतलब चबाया जाता है खाने को, अच्छे से उसको मसल दिया जाता है, रबड़ीदार बना दिया जाता है, तब जाके वो खाना अंदर जाता है। ऐसा थोड़ी ना भाई सीधा खाना लिया अंदर निकल लिया, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए खाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबाकर तसल्ली से रुक रुक कर खाना चाहिए। अगर तुमने जल्दबाजी में ले लिया हो सकता है ईसोफेगस में गड़बड़ हो जाए, और ईसोफेगस छोड़ो हो सकता है तुम्हारी ब्यूकल कैविटी में गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डाइजेशन की शुरुआत तो माउथ से ही हो जाती है, लेकिन क्या फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट माउथ में ही हो जाता है, नहीं, माउथ में नहीं होता। तो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है, वही चल रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग चल रहा है। मैंने कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे एलिमेंट्री कैनल के, अब तुम्हें नेक्स्ट हेडिंग डालना है, नाम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पेपर में आया है
व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड होते क्या है? आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या मतलब है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ग्लैंड जो किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में। ऐसे ग्लैंड जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन करने में हेल्प करें, दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये कई सारे होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए एक लाइन लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लिखो, देयर आर वेरियस ग्लैंड्स, देयर आर वेरियस ग्लैंड्स, there are various glands which are associated कहां पर एसोसिएट होते हैं भाई? क्या ग्लैंड क्या बाहर है? नहीं, बॉडी के अंदर ही है। कहां पे है? एलिमेंट्री कैनल में ही है। एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहला वर्ड क्या आया था? माउथ। विच कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। अगला क्या आया था? स्टमक। स्टमक भी क्या है? ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, पैनक्रीज ग्लैंड, ये सब ग्लैंड ही थे। तो लिखो देयर आर वेरियस ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एसोसिएटेड, विच आर एसोसिएटेड इन द एलिमेंट्री कैनल। जो किसमें एसोसिएटेड थे? एलिमेंट्री कैनल में। कहां पर लगे हुए थे? एलिमेंट्री कैनल में। विच आर एसोसिएटेड इन एलिमेंट्री कैनल। और कहा किसके लिए? मजे करने के लिए नहीं, डाइजेशन करने के लिए। एसोसिएटेड इन एलिमेंट्री कैनल फॉर डाइजेशन, एसोसिएटेड इन एलिमेंट्री कैनल फॉर डाइजेशन। तो डाइजेशन अच्छे से होगा अगर ये सारे ग्लैंड नियमित रूप से एक बॉडी के अंदर काम करते रहें। अगर एक ग्लैंड ने भी अपना काम करना बंद करा या काम करने से रुक गया तो गड़बड़ हो सकती है और डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अक्सर लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेट में दुखन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। और उसका एक कारण जो आजकल देखा जा रहा है, लीवर में अक्सर प्रॉब्लम की वजह से डाइजेशन कभी भी नहीं होता है। लीवर पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है, बहुत सारे फैक्ट हैं। खैर हम मेडिकल साइंस ही नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंपल बायोलॉजी की बात कर रहे हो, 10th क्लास, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हर एक ग्लैंड को मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बारी स्टार्ट हो रही है माउथ, और माउथ में क्या बनता है? सलाइवा। और सलाइवा माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड में बनता है? सलाइवरी ग्लैंड में। तो लिखो कैपिटल ए। देखो मैं सारे ग्लैंड तुम्हें वर्बली समझाऊंगा, एक एक चीज चिपका दूंगा, अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे। और उसके बाद एक वीडियो देखेंगे सारे ग्लैंड्स की। जितनी भी बातें मैं ग्लैंड्स के बारे में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो सारी बातें जब सारे ग्लैंड हो जाएंगे उसके बाद एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में वो सारे ग्लैंड का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे। कौन सा ग्लैंड कैसे वाइल जूस बना रहा है, कैसे वो अपना सिक्रीशन आगे भेज रहा है, वो सब उस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन वो वीडियो तभी अच्छे से समझ में आएगी जब तुम ये सारे ग्लैंड अच्छे से समझोगे और पढ़ोगे। तो सबसे पहली शुरुआत हो रही है सलाइवरी ग्लैंड की। तो देखो मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं दोबारा मार्कर वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे एरो बना के लिख रहा हूं। तुम्हें दोबारा लिखना है, ए हेडिंग में डालो सलाइवरी ग्लैंड। देखो इसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं या फिर सैलिवरी ग्लैंड, वो सब कुछ तुम लोगों का अपना काम है कि कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि ऐसे प्रोनाउंसिएट करें या वैसे प्रोनाउंसिएट करें, सही होना चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। तो नाम से पता चल रहा है क्या बनता है इसके अंदर? सलाइवा। तो लिखो सलाइवरी ग्लैंड में लिखो दिस ग्लैंड सिक्रीट। मैंने पहले बता दिया था इस वर्ड का मतलब, और एक बार फिर बता रहा हूं। सिक्रीट का मतलब होता है बनाना, उत्पन्न करना। ये ग्लैंड क्या बनाता है? सलाइवा। तो लिखो दिस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, दिस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा, लार। ये जो मुंह की लार होती है ना, दिखने में लगता है पानी जैसा, पानी नहीं होता, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब एक नया वर्ड आया है एंजाइम्स। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंजाइम्स क्या चीज होते हैं। बायोलॉजी में बहुत वर्ड आएगा,
इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। अभी मैं बताता हूं, पहले लिखो, दिस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस विच इज कॉल्ड सलाइवा। क्या बोला जाता है? सलाइवा। विच इज कॉल्ड सलाइवा, विच इज कॉल्ड सलाइवा। अब देखना ये कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। अब तुम कह रहे हो भैया एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो देखो, तुम्हें मालूम है ना, फूड को डाइजेशन करने की बात हो रही है। माउथ किसके लिए? डाइजेशन के लिए। स्टमक किसके लिए है? डाइजेशन के लिए। लीवर भी किस लिए काम कर रहा है? डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या हो रहा है? डाइजेशन। हर एक ऑर्गन किसके लिए काम कर रहा है? डाइजेशन के लिए। और डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं एंजाइम्स। तो ध्यान रखना, डाइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में, फिर और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ तोड़कर उनको सिंपल से सिंपल बनाओ और सिंपल बनाओ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनाओ, उस सिंपल सब्सटेंस से और सिंपल सब्सटेंस बनाओ। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया, सॉरी फूड लिया, फूड तो फूड ही होता है, बाद में बनता है ग्लूकोज, तो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता। हम तो फूड लेते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मतलब सिंपल फॉर्म। जब भी हम कोई फूड लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में। लेकिन जब हम उसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो काम शुरू हो जाता है माउथ से। माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है और सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स फूड को कैसा बना देते हैं? सिंपल बना देते हैं। और हर एंजाइम यही काम करता है, वो फूड को अपने अपने लेवल पर कैसा बनाता है? सिंपल बनाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, फूड से तुमने तैयार करा ग्लूकोज, ग्लूकोज से तैयार करा प्रोटीन, प्रोटीन से तैयार कर लिया एमिनो एसिड। मतलब फूड से तुम्हें क्या मिल गया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इट इज द वेरी सिंपल फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। जो किसकी वजह से बनती है? सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से। अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऑर्गन में एंजाइम्स ना बने या कोई सा एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो सिंपल सब्सटेंस कैसे बनेगा? तो कई बार एक नंबर में डेफिनेशन आई है, व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। तो देखो, एंजाइम इज अ सब्सटेंस, बेसिकली एक सब्सटेंस ही है। एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल मैटर में बदल देता है, जो फूड को ग्लूकोज में बदल देता है, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल दे, दैट सब्सटेंस इज नोन एज एंजाइम। बट एंजाइम के लिए सब्सटेंस वर्ड यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये एक तरीके का केमिकल होता है। एंजाइम बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर नेचुरली बनता है। तो देखो, मैंने बताया था, देखो लिखवाया है, दिस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस विच इज कॉल्ड सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। मैंने ये भी लिखवा दिया ना, विच कंटेन एंजाइम्स, ये लिखवाया ना मैंने। दिस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस विच इज कॉल्ड सलाइवा एंड इट कंटेन एंजाइम्स, लिख लो, एंड इट कंटेन एंजाइम्स। अब पहले मैं तुम्हें लिखाऊंगा एंजाइम्स का मतलब। अब क्वेश्चन ये है, देखो बोर्ड पे पूरा बायो चिपका दूंगा दिमाग में। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर बनता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को कैसा बनाने में मदद करते हैं? सिंपल, छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पेपर में कई बार आया है, ह्यूमन बॉडी के सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो क्या काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा एंजाइम का मतलब नोट के अंदर कि एंजाइम होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, वो मैं फिर तुम्हें पॉइंट्स में लिखाऊंगा। तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद एक नोट लिखो और नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें मालूम है, देखो पहले से लिखा हुआ है यहां पर, तो एंजाइम्स। पहले एंजाइम्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो कि एंजाइम्स का मतलब क्या होता है। एंजाइम्स की शुरुआत हुई है इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तुम्हें स्टमक के अंदर भी एंजाइम्स मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम्स मिलेंगे, लेकिन मैं बार बार डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। पहली बार ये वर्ड आया है एंजाइम्स, इसलिए मैं एक बार डेफिनेशन लिखवा रहा हूं और हो सकता है डेफिनेशन याद हो गई हो। एंजाइम इज अ केमिकल विच मेक्स
सिंपल सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल में। खैर लिख लो, मतलब ये ब्रेक डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। तो लिखो एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, एंजाइम ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, break down complex molecules into simpler molecule, into simpler molecule. Enzymes break down complex molecules into simpler molecules, into simpler मॉलिक्यूल्स। और तुम्हें सबसे सिंपल मॉलिक्यूल का नाम मालूम है, शुगर। याद है चैप्टर 1 में मैंने बताया था, ग्लूकोज, है ना, सबसे सिंपल सब्सटेंस शुगर, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो लिख लो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख लेना ग्लूकोज, लिख लो एंजाइम ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख लो ग्लूकोज या फिर शुगर, दोनों ही वर्ड लिख लो, ग्लूकोज या शुगर। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि फूड जब माउथ के अंदर एंटर करता है तो वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन माउथ के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, बोर्ड पे देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जब वो एंजाइम्स जाकर मिलते हैं तो वो एंजाइम्स की वजह से वो सिंपल सब्सटेंस बन जाता है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जब तुमने उसके अंदर फूड लिया है माउथ में, और सिंपल लेने का मतलब जब उससे क्या तैयार हो चुका है, ग्लूकोज। हालांकि धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा माउथ में जाते ही एंजाइम ने पूरा डाइजेस्ट कर दिया, माउथ के एंजाइम्स में इतनी पावर नहीं होती है कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सके। माउथ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं ताकि निगलने में आसानी हो। फूड के अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया, जर्म्स या नुकसानदायक चीजें प्रेजेंट होती हैं उसको मारने में मदद करते हैं। दो बातें बोली है मैंने, पहला फूड को तो ये कैसा बना देते हैं, सॉफ्ट, लसीला, ताकि आसानी से निगल सके। दूसरी चीज, फूड के अंदर जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया या हानिकारक चीजें प्रेजेंट हैं ये उसको खत्म करते हैं एंजाइम्स माउथ के अंदर। कई बार एक नंबर में आया है कि माउथ के एंजाइम्स क्या करते हैं, तो मैंने दोनों बातें बता दी। अब तुम सोच रहे होंगे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है फूड के अंदर वो तो माउथ के अंदर मर गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हैवी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो माउथ के अंदर के एंजाइम्स नहीं मार पाते। ध्यान रखना, मैंने भी बोला था माउथ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, इतने पावरफुल नहीं होते कि वो सारे जर्म्स या बैक्टीरिया मार देंगे, ठीक है। बाकी के एंजाइम्स मारे जाएंगे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर वो कौन सा सब्सटेंस है जो इन बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को मारने में मदद करता है, ये तो मैं तुम्हें तभी पढ़ाऊंगा जब मैं स्टमक ग्लैंड पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो मैं ये बता देता हूं कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ए पॉइंट करके लिखा रहा हूं, नोट में ही लिखना, स्मॉल ए बना देना, लिखो नोट के अंदर स्मॉल ए कि आखिर कौन कौन से एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिखो सलाइवरी एमिलेज, नाम ध्यान रखने, काफी टिपिकल नाम आएंगे अब, सलाइवरी एमिलेज। तो देखो मैं तो इसको एमिलेज पढ़ता हूं, कुछ लोग इसको एमाइलेज भी बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो एक एंजाइम तो ये होता है, एक और लिखो स्मॉल बी, एक होता है टाइलिन, बोर्ड पे स्पेलिंग जरूर देख लेना, यहां पर पी साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं इसको, टाइलिन, ए भी साइलेंट है एक्चुअली, टाइलिन, ठीक है। तो पी और ए को भूलना मत। और तीसरा एंजाइम लिखो जो सलाइवा के अंदर होता है, ये होता है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। अब देखो ये तीनों कैसे काम करते हैं और इन तीनों का काम होता क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूं वर्बली, ठीक है, नोट नहीं करवा रहा, सिर्फ बोलकर बता रहा हूं।
मैंने पहले बता दिया था, तीनों मिलकर फूड को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सब्सटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या कोई जर्म जो प्रेजेंट है ये उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। तो इस तरह से तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है।